गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। आइए सभी बच्चे, ऑडियो और वीडियो अगर ठीक है तो जल्दी से सभी बच्चे मुझे कमेंट करो फटाफट से। ठीक है, नमस्ते प्रणाम। चलिए तो शुरू करें क्लास। ओके, तो आज की जो क्लास हमारी शुरू होगी उसमें सबसे पहले हम सभी बात करेंगे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, तो चलो हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हिंदी में इसे हम कहते हैं अंतः प्रदव्य जालिका। अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है तो चलो यहीं से ही हम सभी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि भाई ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये होता क्या है, किस तरह से दिखाई देता है, कहाँ पर यह पाया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी एक सेल को यहाँ पर देखोगे। ठीक है, सेल के अंदर ये क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, बढ़िया से न्यूक्लियस दिख रहा है। तो न्यूक्लियस को जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें कुछ इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती है। इस तरह से संरचनाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं और इसी को हम सभी क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ इस तरह की संरचना हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यह कैसा होता है, ट्यूब की तरह होता है। किसकी तरह, ट्यूब की तरह, यानी नली की तरह यह होता है और केंद्रक के चारों तरफ यह हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम सभी बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यह एक स्पेशल काम यहाँ पर करता है। क्या यह स्पेशल काम करेगा कि भाई जो भी हमारी कोशिका होती है उसको उसके शेप में रखेगा। किसमें रखेगा, उसके अपने एक शेप में यहाँ पर उसको रखेगा। तो जैसे अगर हम अपने शरीर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमारा शरीर होता है इसको अपने शेप में रखने का काम, यानी एक फ्रेमवर्क बनाने का काम, आपके शरीर के ढांचा का बनाने का काम कौन करता है, कंकाल तंत्र करता है, स्केलेटन करता है, कंकाल तंत्र करता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई भी कोशिका यहाँ पर है तो जो कोशिका होती है वो अपनी शेप में है, अपने शेप में है, तो उसको अपनी शेप में रखने का काम कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि कोशिका का अंतः कंकाल अंतः प्रदव्य जालिका है? क्या यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एंडोस्केलेटन है? हाँ बिल्कुल, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर कि जब कभी भी हम अंतः प्रदव्य जालिका के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बच्चों, वह किस तरीके का दिखाई देता है। तो आंसर करना कि यह एक ट्यूबुलर नेटवर्क की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह, ट्यूबुलर नेटवर्क की तरह दिखाई देता है। जैसे इस तरह से एक नेटवर्क दिखाई देगा और कैसा होगा, ट्यूब की तरह ये यहाँ पर दिखाई देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम सभी क्या कहते हैं, सेल का एंडोस्केलेटन कहते हैं, यानी कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। तो जिस तरह से हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो हमारे शरीर को फ्रेमवर्क देने का काम करता है, एक ढांचा देने का काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो भी हमारी सेल है वह ऐसे ही बनी रहे, शेप में प्रॉपर बनी रहे, तो उसको सही रखने का काम कौन करता है, अंतः प्रदव्य जालिका ही करता है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी डिस्कवरी यहाँ पर किसने की थी, इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी। तो 1947 की बात है, पर मैं आपको बता दूं ईयर के ऊपर प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन जैसा आप सभी यहाँ पे देख ही सकते हो कि बच्चों को बड़ा रहता है कि भाई बताओ बताओ बताओ, तो उन सबके लिए है। पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे यह प्रश्न पूछेगा सीधे सीधे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी किसने की थी। तो आंसर करना, 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, पहले का नाम था पोर्टर, दूसरे का नाम था क्लाउड और तीसरे का नाम था फुलम। ठीक है, तो पोर्टर, क्लाउड और फुलम,
ये 3 साइंटिस्ट यहाँ पर थे और इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है वो है ये, इन तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो यह कोशिका के अंदर पाई जाती है। कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों तरफ ये पाई जाती है और क्या बनाती है, एक ट्यूबुलर नेटवर्क जैसी यह दिखाई देती है और इसको हम सभी सेल का एंडोस्केलेटन, कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, पोर्टर, क्लाउड और फुलम नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर के क्या किया था, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज यहाँ पर इन्होंने की थी। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे चलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये कितनी तरह का होता है, तो आंसर करना कि यह 2 तरीके का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चिकनी अंतः प्रदव्य जालिका। और दूसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में इसे कहा जाएगा खुरदुरी अंतः प्रदव्य जालिका। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका। तो इस तरीके से यह 2 तरीके का होता है। ठीक है, अब सिंपल सा यहाँ पर मतलब है, क्या मतलब है कि जो चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका होगी वो बिल्कुल स्मूथ दिखाई देगी, बिल्कुल चिकनी चिकनी दिखाई देगी। लेकिन खुरदुरी का क्या मतलब है, खुरदुरी का मतलब होता है कि जो इसकी सरफेस होगी इसमें कुछ तो चिपका हुआ है, कुछ कण चिपके हुए हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स यहाँ पर चिपके हुए होते हैं। और ये जो कण यहाँ पर चिपके हुए होते हैं, जो ये ग्रेन्यूल्स यहाँ पर चिपके हुए होते हैं, अगर उन्हें हम बड़े ध्यान से देखें तो हमें यह पता चलता है कि यह तो राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है यहाँ पर, राइबोसोम्स, राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ हमें दिखाई देता है। तो अगर मान लो यहाँ पर कोई सरफेस है जिसमें छोटे छोटे कण, छोटे छोटे राइबोसोम चिपके हैं, तो वह देखने में कैसे महसूस होंगे, खुरदुरे, है ना। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ भी राइबोसोम नहीं चिपका, कुछ भी ग्रेन्यूल यहाँ पर नहीं चिपका, कोई भी कण यहाँ पर नहीं चिपका। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्मूथ यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है और इसीलिए इसको हम सभी क्या कह रहे हैं, तो आंसर करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में अंतर समझ आया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने हमेशा पढ़ा होगा या कभी सुना होगा, और नहीं भी पता तो सुनो, राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। मतलब ये हमेशा प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई किसी कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को ही कहते हैं। ठीक है, और जो राइबोसोम है वो किसके ऊपर चिपका हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ है। तो अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, ये किसका सिंथेसिस करता है, ये किसका निर्माण यहाँ पर करता है, तो आंसर करना कि ये काम करता है लिपिड सिंथेसिस का। लिपिड सिंथेसिस का, सिंथेसिस मतलब निर्माण करना, संश्लेषण करना। तो हम इसे क्या कहेंगे कि यह लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, यह लिपिड का निर्माण करता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लिपिड होता है यह वसा की इकाई होती है। वसा जो होता है, फैट जो होता है, उसकी सूक्ष्मतम इकाई यह होती है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लिपिड का निर्माण कर रहा है, सॉरी लिपिड का नहीं करेगा, सॉरी माय मिस्टेक, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे आप राइबोसोम की अगर बात कर रहे हो तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण, तो लिखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
ठीक है, क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके पास कुछ भी राइबोसोम नहीं है, तो ये किसका निर्माण करेगा? लिपिड सिंथेसिस करेगा। लिपिड सिंथेसिस करता है, यानी लिपिड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? लिपिड का निर्माण करता है। और मैंने आपको जैसे अभी बताया और पहले भी क्लास में समझाया है कि लिपिड का मतलब होता है वसा, तो वसा की इकाई। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि अंतःप्रद्रव्य जालिका एक ट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है। इसको हम कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं, और इसकी खोज की थी पोल्टर, क्लाउड और फुलम ने यहाँ पर की थी। जो भी हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह दो तरीके के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाला जो होता है वह लिपिड का निर्माण करता है, जबकि अगर हम बात करते हैं खुरदुरे वाले के बारे में, तो इसके पास राइबोसोम चिपका हुआ होता है और इसी वजह से यह प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर करता है। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह से आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका दिखाई देती है। जो यहाँ पर स्मूथ दिखाई दे रही है, चिकनी चिकनी सी दिखाई दे रही है, ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, जिसपे ग्रेन्यूल्स, कण चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, खुरदुरा सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या चिपका हुआ है? राइबोसोम ही तो चिपका हुआ है। तो ये वाला जो भाग होता है, इसको हम सभी कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चलिए कमेंट ऑन करिए बच्चों के, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत है? समझ आया अच्छे से सभी को? बस हो गया, इतना ही आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने 3-4 बार इसको रिपीट करके भी यहाँ पर बता दिया है। ओके, बहुत बढ़िया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। अब जब आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो अब हम कहाँ पर, किसके पास पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे हमारे लाइसोसोम के पास। किसके पास पहुंचेंगे अब हम यहाँ पर? लाइसोसोम के पास। कुछ मत लिखो, सब कुछ नोट्स में मिलेगा, ऐश करो। ठीक है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी स्पीड ज्यादा अच्छी है वो लिख सकते हैं, जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है वो ऐश करो, लिखो ही मत। ठीक है, सिर्फ समझने के ऊपर जोर दो बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला, समझने के ऊपर जोर दीजिए। ठीक है, ये सारा सब कुछ मैं आपको A4 साइज में दूंगी। ओके, तो परेशान मत हो। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब हम यहाँ पर पिछली बात करेंगे किसके बारे में? गोल्गी बॉडीज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम सभी? गोल्गी बॉडी के बारे में अब हम सभी बात करेंगे। ठीक है, ओके, आराम से धीरे धीरे करके चलो। ठीक, ठीक है, बंद कर दीजिए। एक लड़का कह रहा है कि बंगाली लोग क्या करें? बंगाली लोग क्या करेगा, क्या मतलब होता है? पढ़ाई करो और क्या करोगे? अजीब लोग हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे जब बात यहाँ पर होगी तो अब किसके बारे में बात होगी? गोल्गी बॉडीज के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भाई गोल्गी बॉडीज क्या होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी सेल को देखते हैं तो कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है, और इस तरह की संरचना को ही हम सभी क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडीज के नाम से यहाँ पर हम इसे जानते हैं। तो अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे गोल्गी कॉय, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज, ऐसे अलग अलग इसके यहाँ पर नाम है, पर आपको सिर्फ इतना फोकस करना है गोल्गी बॉडी, है ना, गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यह कैसा लग रहा है? जैसे कि एक कपड़ा लिया गया हो और उसका हमने प्लेट बना के रखा हो, तह बना के रखा हो। जैसे चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं, ये मेरा दुपट्टा है ना, दुपट्टा मतलब एक कपड़ा है ये। ठीक है, और इसकी अगर आप बात करो तो मैंने इसको क्या किया है, इस तरह से फोल्ड बना करके, ऐसे बनाते हैं फोल्ड, ये इस तरह से
फोल्ड बना के ऐसे रख दिया है, ठीक है। तो देखो ऊपर की तरफ तो फोल्ड बड़े अच्छे से बन रहे हैं और नीचे थोड़ा सा बिखरता जा रहा है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर बात करते हो गोल्गी बॉडीज के बारे में, तो गोल्गी बॉडीज भी ऐसा लगता है जैसे किसी कपड़े को यहाँ पर तह बनाया जा रहा है इस तरह से, और यह क्या है, गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है बेटा वो क्या है, जो आजकल मॉक टेस्ट में और जो दूसरी जगह भी अगर आप मॉक टेस्ट देने के लिए जाते हो तो वहां पे क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन और दूसरे रेलवे के एग्जाम्स में पूछ चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम यहाँ पर गोल्गी बॉडीज को देखते हैं तो इसके दो भाग को हम यहाँ पर देखेंगे। ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम सभी कहते हैं सिस भाग। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर, सिस भाग, और इंग्लिश में सिस गोल्गी कह देते हैं। और नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम सभी कहते हैं ट्रांस वाला भाग। तो ये ऊपर वाला भाग क्या है हमारा, सिस, और नीचे वाला क्या है हमारा, ट्रांस। तो कैसे याद कर सकते हो, सिस मतलब सिर, ट्रांस टा मतलब टेल, मतलब पीछे वाला भाग ट्रांस हो गया, ऊपर वाला भाग सिस यहाँ पर हो गया, ठीक है। पर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे अगर हमारे पास एक इस तरह से कोशिका है, कोशिका में इस तरह से केंद्रक है, ठीक है, कोशिका है, कोशिका में इस तरह से केंद्रक है, तो गोल्गी बॉडीज का कौन सा भाग केंद्रक की तरफ होगा और कौन सा भाग प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि इस तरह से हमारी गोल्गी बॉडीज होती है, ठीक। तो जो सिस वाला भाग होता है वह केंद्रक की ओर यानी न्यूक्लियस की ओर होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रांस के बारे में तो जो ट्रांस वाला भाग है वो कहां पर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। आई बात समझ, क्लियर हुआ, यहां तक बात समझ आई। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो ना तो आपको एक चीज देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी कि जैसे अगर हम यहाँ पर सेल को देख रहे हैं बच्चों, तो ये तो क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ये वाला जो भाग है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और फिर उसके बाद हमें गोल्गी बॉडीज दिख रहा है। तो ये वाला जो सिस वाला भाग है वो किधर है, न्यूक्लियस की तरफ है, केंद्रक की तरफ है, और ये जो सेल है इस तरह से खत्म हो रही है। तो ये जो ट्रांस वाला भाग है वो किधर है, तो आंसर करना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ है। कमेंट दिखाइए, देखते हैं बच्चों को कितना समझ आया है। समझ आया, थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, हाँ। तो गोल्गी बॉडीज कहां पर है, किसी भी कोशिका के अंदर है, कोशिका के अंदर हम गोल्गी बॉडीज को देख रहे हैं। गोल्गी बॉडीज जो होता है उसके ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, सिस वाला भाग, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे, ट्रांस वाला भाग। फिर हम कहेंगे कि जो भी सिस वाला भाग है वो किस तरफ होता है, उसका मुंह केंद्र की तरफ होता है, और टेल वाला जो भाग होता है उसका मुंह किधर होता है, तो आंसर करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ यहां पर होता है। एक लड़का कह रहा है मैम आप बहुत गुस्साते हो, बेटा तुम्हें इससे चिल मैडम नहीं मिलेंगी, ठीक है, हार्ड ग्लोबल स्टडीज में अभी तुम्हें डंडे पड़े नहीं है इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, पढ़ोगे नहीं तो डांट तो पड़ेगी, ठीक है। चलो ओके, चलिए ऑफ कर दीजिए कमेंट इनके। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। जब हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम सभी बात करेंगे कि जो भी हमारा गोल्गी बॉडीज होता है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है, और आंसर तब आपको क्या करना है कि डिस्कवरी किसके माध्यम से की थी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। गोल्गी बॉडीज की जो डिस्कवरी है वह किसने की थी, इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी, तो आंसर करना है कैमिलो गोल्गी ने की थी। किसने की थी, कैमिलो गोल्गी ने यहाँ पर की थी, ठीक है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कमेंट बेटा मैं इसलिए ऑफ करवा रही हूँ क्योंकि ना नॉनसेंस कमेंट बहुत करते हैं, जैसे आपने देखा अभी 3-4 कमेंट मैंने पढ़ ही लिए, तो क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है और डिसिप्लिन में रह ही नहीं रहे, वो 7 डेज ऑलमोस्ट हो गए क्लास स्टार्ट हुए,
तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इसीलिए कमेंट ऑफ करती हूँ। और रही बात पढ़ने वाले बच्चों की, तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी समझ आता है कि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो मेरा जो मेन फोकस रहता है वो उन्हीं के ऊपर रहेगा जो पढ़ने वाले हैं, जो सीरियस है एग्जाम को लेके, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ कमेंट करते हैं, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। बेटा समझने की कोशिश करो, तभी तो समझ आएगा, ठीक है। चलो, तो कैमिलो गोल्गी नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, गोल्गी बॉडीज की यहाँ पर इन्होंने खोज की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि जब आप गोल्गी बॉडीज को देखते हो, जब आप गोल्गी बॉडीज को देखते हो तो वह कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से गोल्गी बॉडीज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों जब हम गोल्गी बॉडीज को देखते हैं ना, तो इसके अंदर भरा हुआ होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसको हिंदी में हम सभी कहते हैं कि इसके अंदर भरे हैं पाचक एंजाइम। ओके, पाचक एंजाइम इसके अंदर भरे हुए होते हैं, पर फिर भी यह कोई खास पाचन का काम नहीं करता। पाचक रस भरे हैं, फिर भी यह कोई खास पाचक का कोई काम यहाँ पर नहीं कर रहा, पाचन का कोई काम, डाइजेशन का कोई काम यहाँ पर यह नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर यह करता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है बच्चों लिपिड और बनाता है प्रोटीन। मैंने आपको क्या बताया था कि यह लिपिड बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है और प्रोटीन यहाँ पर बनाता है। और आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर हम लिपिड और प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको हम सभी, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं, और हिंदी में हम इसे जैव अणु कहते हैं, है ना। तो चाहे वो लिपिड हो, चाहे वो प्रोटीन हो, जो भी कोशिका के अंदर बन रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसको बना दे रहा है, लेकिन जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर उसको पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या काम करेगा यहाँ पर, कि जो भी बायोमोलिक्यूल यहाँ पर बने, जैसे लिपिड बना, प्रोटीन बना, तो उसको कोशिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य यहाँ पर क्या होता है। तो इसका कार्य होता है एज ए ट्रैफिक पुलिस काम करना। किसकी तरह काम करना, कैसे काम करता है ये, ट्रैफिक पुलिस की तरह यह कार्य करता है। और इसी को हम सभी कह सकते हैं कि यह कुरियर बॉय की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। अब आप सभी को पता है ना कुरियर क्या होता है। जैसे मान लो मुझे कोई भी पुस्तक, कोई भी सामान आप तक पहुंचाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे कुरियर कर सकती हूँ और मैं उसको कहूंगी देखो मेरा सामान टूटना नहीं चाहिए, अच्छे से पहुंचाना तुम। तो क्या किया जाएगा कि जो भी आपका सामान होगा उसकी अच्छे से पैकेजिंग की जाएगी, अच्छे से उसको पैक किया जाएगा और फिर जहां पर उसको पहुंचाना है वहां पे पहुंचाया जाएगा, है ना। ये काम कौन करते हैं, कुरियर वाले करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कोशिका के अंदर क्या बना है, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, जैसे कि लिपिड, जैसे कि प्रोटीन। तो जो भी यहाँ पर यह बना, इसको पहुंचाना है कहीं और पर जहां पर इसकी जरूरत है, या फिर मान लो किसी दूसरे सेल को जरूरत है, पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने का काम यहाँ पर कौन करेगा। तो आंसर करना कि जो हमारा गोल्गी बॉडीज होता है यही यहाँ पर पैकेजिंग करता है और कुरियर बॉय की तरह जो भी अणु होते हैं, जो भी प्रोटीन होता है, जो भी लिपिड होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह यह लेकर के जाता है। और इसी वजह से गोल्गी बॉडीज का दूसरा नाम क्या है, ट्रैफिक पुलिस और कुरियर बॉय यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। आप सभी ने लाइसोसोम के बारे में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, सुना है ना। तो यहाँ पर आजकल एक क्वेश्चन और पूछता है
कि यह बताइए कि जो भी लाइसोसोम होता है, जो भी यहाँ पर आत्मघाती थैली होती है, उसका निर्माण किससे होता है, उसको कौन यहाँ पर बनाता है? तो आंसर करना गोल्गी बॉडीज। कौन बनाएगा? गोल्गी बॉडीज। तो बच्चों होता क्या है कि जब आप देख पा रहे होगे कि धीरे धीरे करके जो गोल्गी बॉडीज है ना, वो कैसा होगा यहाँ से, सॉरी एंड जो गोल्गी बॉडीज है वो कैसे यहाँ पर टूट रहा है, ठीक है। और टूटने के बाद ना ये कुछ इस तरह से संरचना में टूट जाता है, और यही क्या है? लाइसोसोम। यही क्या होता है बच्चों? लाइसो, ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुनो। जब हम गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की। आंसर करना कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने की, और इसीलिए उनके सम्मान के लिए हमने इनको क्या कह दिया? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। गोल्गी बॉडीज जो होते हैं वह देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, जिसमें ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम सिस कहते हैं, जो केंद्रक की तरफ होगा, और नीचे वाला जो भाग होता है उसे हम सभी ट्रांस कहते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। आगे, गोल्गी बॉडीज जो होता है उसका काम क्या होता है कि जो भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो भी जैव अणु होते हैं, जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, उसको कोशिका में एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाने का काम होता है। और इसी वजह से गोल्गी बॉडीज को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रैफिक पुलिस और कुरियर बॉय के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। गोल्गी बॉडीज के अंदर भरा हुआ होता है बहुत सारा पाचक एंजाइम। तो इसीलिए जब गोल्गी बॉडीज टूटने लग जाती हैं तो गोल्गी बॉडीज टूट करके लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए कमेंट ऑन करें। यहां तक समझ आया सभी को? हम्म, ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा है, आएगा आएगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ओके ओके, ठीक है। चलो बच्चों, बड़ी खुशी हुई मुझे, समझ आया, ठीक है, माइंड में छप गया। चलो बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे। ओके, यहां तक समझ आया है ना। चलो, अब लाइसोसोम टूट करके यहाँ पे बना, तो जल्दी से एक काम करते हैं, हम सभी लाइसोसोम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लाइसोसोम भी यहाँ पर हम इसे पढ़ लेते हैं। चलिए, बंद कर दो कमेंट इनके, बंद करके ये बच्चे ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। अब लाइसोसोम को देखते हैं, ठीक है। समझ लो अच्छे से, A4 साइज में पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज लिख के दूंगी, परेशान मत हो, कुछ भी छूटेगा नहीं बेटा, बस समझो, समझना जरूरी है। देखो, क्योंकि पुस्तक मार्केट में है, नोट्स मार्केट में है, PDF आपको एप्लीकेशन, टेलीग्राम चैनल अलग अलग जगह से मिल जाएगा, आपके सीनियर्स भी आपको दे देंगे, पर इंपॉर्टेंट क्या है? जो टीचर आपको समझाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आपने फीस दी है वो क्यों दी है? समझने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पूरा इसका उपयोग करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम, ठीक है भाई, लाइसोसोम, लाइसोसोम कैसा होता है, कैसा दिखता है? तो आप देख सकते हो कि कोशिका है, और कोशिका में कुछ इस तरह की संरचना हमें दिख रही है, गोल गोल पुटिका, गोल गोल सा कुछ भाग दिख रहा है, और इसके अंदर कुछ तो भरा हुआ है, और ये है क्या? यहाँ पे लाइसोसोम, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में विस्तार से। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो भी हमारा लाइसोसोम होता है वह कैसे बना, कि भाई गोल्गी बॉडीज के टूटने से ये बना, ये बात हमें पहले ही पता है। अब आगे बढ़ते हैं कि लाइसोसोम का काम क्या होता है, किसी भी कोशिका के अंदर लाइसोसोम का काम क्या होता है। तो सभी बच्चे बोलते हैं कि आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, पर कोई ऐसे आत्महत्या थोड़ी कर लेगा, ठीक है। अगर वो आत्मघाती थैली भी है तो थोड़ी ना हमेशा विस्फोट करती रहेगी, ऐसा थोड़ी होगा। तो एक्चुअली में इसका काम क्या होता है, चलो इसको समझते हैं।
तो जो भी हमारा लाइसोसोम होता है इसके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और हिंदी में हम इसे कहते हैं कि इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम। ठीक है, और पाचक एंजाइम भी किस तरह के होंगे, तो आंसर करना है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। किस तरह के एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब आप कहोगे कि मैम इन दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलाइटिक मतलब ये हो जाता है कि हर चीज को पचा देने वाला, हर चीज को तोड़ देने वाला। ठीक है, जैसे प्रोटीन गया, प्रोटीन को पचा के एकदम खत्म, वसा पहुंचा, उसको पचा के एकदम खत्म, बैक्टीरिया आ गई गलती से सेल के अंदर, उसको भी खा पी के खत्म। समझ रहे हो, तो ये क्या है, इसके अंदर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सब कुछ खा पी के खत्म एकदम। तो भाई अगर आप लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब लाइसोसोम का काम क्या है, आत्महत्या नहीं। लाइसोसोम का असली काम होता है सेलुलर डाइजेशन, यानी कोशिकीय पाचन, कोशिका के अंदर पाचन करने का काम इसका होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइसोसोम का जो असली काम होता है, जो इसका फंक्शन होता है, जो इसका कार्य होता है मुख्य, वह क्या है, सेलुलर डाइजेशन। क्या होगा बच्चों, सेलुलर डाइजेशन यानी कोशिकीय पाचन। ये क्या कर रहा है, कोशिकीय पाचन करने का काम कर रहा है। जो भी मिलेगा उसको खा के यह पचाएगा। ठीक है, यहां तक कि बैक्टीरिया अंदर घुस गई तो भी उसको खा पी के खत्म कर देगा। ठीक है, तो इसका काम होता है पाचन करने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर छोटे छोटे से लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ है एंजाइम, पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पे आराम से भरा हुआ है और ये अपना काम करके एकदम खुश है। लेकिन कभी कभी यह अनियंत्रित तरीके से काम करने लगते हैं, ये कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। नहीं आज तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ऐसे होता है ना। तो ये कभी कभी क्या हो जाते हैं, कंट्रोल खो देते हैं। जब ये कंट्रोल खो देते हैं या ये फट जाते हैं, ये रप्चर हो गए, ये फट गए। अब फट गए तो अंदर का एंजाइम बाहर निकल गया, अंदर का एंजाइम यहाँ पर बाहर निकल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि यह अपनी ही कोशिका को खा करके खत्म कर देते हैं, खुद भी मर गए, वो कोशिका भी मर गई। ठीक है, और तब हम इस तरह के लाइसोसोम को क्या कहते हैं कि आत्मघाती थैली यह बन गई है। तब हम इसे क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग्स। तब हम इसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैलियां। ठीक है, तो नॉर्मली तरीके से अगर काम कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये अनियंत्रित तरीके से काम करेगी, अपनी कोशिका को खा के खत्म कर देगी, खुद भी मर जाएगी, कोशिका को भी मार देगी, तब हम इसे कहते हैं आत्मघाती थैलियां यानी सुसाइडल बैग। ठीक है, कभी कभी हम इसे एटम बम भी बोल देते हैं, कोशिका का एटम बम, एटम बम भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि एटम बम अगर कहीं फेंक दिया जाए, कहीं गिरा दिया जाए तो सब कुछ खत्म, खल्लास, एकदम वैनिश, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये फट गया तो पूरा सब कुछ खत्म, मामला खत्म, वही निपट जाएगा। तो क्या हो गया, क्या हम इसे एटम बम बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और बच्चों ये इतने समझदार होती है कोशिका, इतनी समझदार होती है कि अगर इसको लगता है कि कोशिका में कुछ दिक्कत है और यह दूसरी कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस टाइम पे ये लाइसोसोम को बोलती है कि समय आ गया है आत्महत्या करने का, चलो मर जाओ। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई रोग है, वो बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमारा जो शरीर होता है ना, वो खुद भी नियंत्रित करने की कोशिश करता है चीजों को। तो उस टाइम पर आप देखोगे कि यह सफाई कर्मचारी की तरह भी काम करता है। कौन सा? लाइसोसोम। तो कैसे काम कर रहा है ये? कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहलाता है। क्योंकि अगर मान लो कि यह सेल सड़ने लग जाए, कुछ दिक्कत हो जाए,
तो वो सेल को खा के खत्म करके वहां की सफाई कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, सफाई कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बच्चों के कमेंट दिखाइए मुझे यहाँ पर। यहां तक समझ आया सभी को, क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक चीज और रह रही है, और वो है हमारी डिस्कवरी। आपसे ये भी तो प्रश्न पूछेगा कि ये बताओ कि जो भी हमारा लाइसोसोम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी? ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आंसर आपको यहाँ पर करना है, साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन रेने डी दवे। अगर आप पूरा नाम याद नहीं कर सकते तो सिर्फ डी दवे नाम भी याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? चलो, तो एक बच्चे ने पूछा है कि मैम जब ये खुद को खा लेती है तो फिर यह नई कैसे बनती है? तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बात यह बताना चाहूंगी कि जो लाइसोसोम होता है ना वो खुद अपना निर्माण नहीं करता। ठीक है, जो कोशिका होती है वो अपना स्वयं निर्माण करती है। ठीक है, और अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत अगर हो गया है तो उस टाइम पे वो खुद ही क्या कर लेगी, लाइसोसोम को बोलेगी कि यहाँ पर खत्म कर दीजिए, सब कुछ खत्म कर दीजिए। ठीक है, ओके मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। एक बच्चा कह रहा है कि 70S और 80S छूट गया है, कहाँ छूट गया है? बेटा राइबोसोम और लाइसोसोम में अंतर होता है नहीं होता है? ठीक है मैम, प्लीज टर्म्स इंग्लिश में बोलिए। ऐसा कौन सा है जो मैंने इंग्लिश में नहीं बोला है? अरे बच्चों तुम ना फिर वही बेवकूफों वाली बातें करने लगे, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ओके, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर यह शुरू करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह गोल गोल से होते हैं जिनके अंदर एंजाइम भरा हुआ होता है, और ये जो एंजाइम यहाँ पर भरा हुआ होता है यह कैसा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम यानी पाचक एंजाइम। ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, जो भी हमारा लाइसोसोम होता है उसका काम होता है कोशिका के अंदर पाचन करने का। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि यह बताओ कि जो भी लाइसोसोम होता है वह क्या काम करेगा, तो आंसर करना सेलुलर डाइजेशन, कोशिकीय पाचन करने का काम ये यहाँ पर करता है। ठीक है, ये रॉबिन शर्मा है ना, इसको भगा दो। रॉबिन शर्मा ऊपर जो है इसको ब्लॉक करिए। मैम आप बहुत बातें करती हैं, पढ़ाती कम हो, हटाइए इसको, भगाइए यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी लाइसोसोम यहाँ पर होता है, ठीक है, इसको हम सभी एटम बम के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम सभी स्कैवेंजर यानी सफाई कर्मचारी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और फिर आता है कि लाइसोसोम की खोज किसने यहाँ पर की थी, तो आंसर करना कि डी दवे नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर की थी। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? तो एक क्या था हमारा, गोल्गी बॉडीज, और फिर हमने पढ़ा यहाँ पर लाइसोसोम। ठीक है बच्चों, चलो बहुत अच्छे। अब हम सभी यहाँ पर बात करेंगे, एक लड़का कह रहा है ये परमवीर आपको ब्लॉक होना है क्या? आपको ब्लॉक होना है क्या? अभी ये छूट गया वो छूट गया, भाई साहब अभी जो आपका चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है, फिर क्या छूट गया है? चलो यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, इसे फांसी दे दो। ये वैभव होगा, ये वैभव नाम है इसका। ठीक है, मुझे तुम्हारा कमेंट याद रहेगा। ये एक और बैच में हमसे पढ़ा था, और जब कोई भी बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते थे ऐसे ही लिखता था। चलो ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट।
अब हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट और बात करेंगे अब हम यहाँ पर राइबोसोम के बारे में। अब हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? राइबोसोम के बारे में हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। बच्चों पढ़ाने तो दो, पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा ये सब कंटेंट तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, ठीक है? तो जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाई करो, ठीक है? चलो शुरू करेंगे अब हम यहाँ पर राइबोसोम। शुरू करें? चलो बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, राइबोसोम क्या होता है? तो छोटे 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 बहुत सारे ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे बहुत सारे कण पूरे के पूरे जो सेल होती है उसमें फैले हुए से दिखाई देते हैं, ठीक है? कुछ आपको स्वतंत्र तरीके से मिल जाएंगी, जैसे ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर स्वतंत्र तरीके से आप सभी क्या देखोगे यहाँ पर कि राइबोसोम है। और कभी कभी आप देखोगे कि कुछ जो कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर भी यह चिपकी हुई दिखाई देती है। तो मैंने आपको अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया, मैंने आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो हमारा खुरदुरी अंतःप्रदव्य जालिका है उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया, है ना? और हमने यह देखा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे बाहर कौन चिपका हुआ है? तो आंसर करना कि राइबोसोम चिपका हुआ है। तो इसका मतलब राइबोसोम जो होता है वो फ्रीली तरीके से भी है, यानी स्वतंत्र तरीके से भी हमको देखने के लिए मिल रही है, और साथ में वह किसी ना किसी के ऊपर चिपकी हुई सी भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसका ये मतलब है कि राइबोसोम भरपूर मात्रा में कोशिका के अंदर दिखाई देता है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर कि जो राइबोसोम होता है वह है यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल, और आप इसको हिंदी में कह सकते हो कि यह सर्वव्यापी है। जैसे हम भगवान जी के लिए वर्ड यूज करते हैं सर्वव्यापी, है ना? हर जगह है, ठीक है? तो सर्वव्यापी मतलब हर जगह है। तो इसका यह मतलब है कि राइबोसोम की अगर आप बात करो तो राइबोसोम किस हर तरह की कोशिका के अंदर पाया जाएगा, चाहे वो एनिमल की सेल हो, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, है ना? वो सबके अंदर पाई जाती हैं। कौन? राइबोसोम। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट लिखा है वो है इसमें झिल्ली का अभाव होता है, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो याद करो, मैंने आपको टॉफी, चॉकलेट, संतरे वाली गोली बताया था, और संतरे वाली गोली मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल राइबोसोम की तरह है, राइबोसोम के ऊपर भी कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती, जैसे संतरे वाली गोली के ऊपर नहीं पाई जाती। याद आया? हाँ, तो बस वही तो है कि राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और यहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। हम जितने भी सेल ऑर्गेनेल यहाँ पर पढ़ेंगे, जितने भी कोशिकांग हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे, उन सभी कोशिकांग में जो सबसे छोटा होता है वह कौन सा होगा? राइबोसोम। कौन सा होगा? राइबोसोम। तो मैंने क्या बताया कि राइबोसोम जो होते हैं वो यूनिवर्सल है, सभी तरह की कोशिका में मिलेंगे, चाहे वो कोई भी कोशिका आप उठा लो, ठीक है? इनके पास कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, कोई भी मेम्ब्रेन इसके पास नहीं पाई जाती है, और ये जितनी भी कोशिकांग हम पढ़ते हैं उन सब में यह सबसे छोटा होता है। क्या होगा बच्चों? सबसे छोटा यह होता है, ठीक है? अब यहाँ पर एक स्पेशल क्वेश्चन के बारे में हम सभी बात करेंगे। अगर आपसे कभी यह पूछे कि झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा, यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा? अगर यह क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर करोगे? राइबोसोम? नहीं। तब आप क्या आंसर करोगे यहाँ पर? लाइसोसोम।
क्या आंसर करोगे बच्चों यहाँ पर? लाइसोसोम। अब आप कहोगे मैम ऐसे कैसे, अभी तो आप कह रहे थे कि सबसे छोटा राइबोसोम होता है। तो क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखो, झिल्ली युक्त, मेम्ब्रेन बाउंड, तो ध्यान रखना कि राइबोसोम में तो झिल्ली होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ये बताओ कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ ले झिल्ली युक्त सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तब आपका क्या आंसर हो जाएगा? लाइसोसोम। कमेंट ऑन करिए इनके। ठीक है, समझ आया यहां तक? तो मैंने क्या बढ़ाया यहां पर? मैंने बताया कि सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। लेकिन अगर आपसे यह पूछ ले कि झिल्ली युक्त सबसे छोटा मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, तब आंसर क्या करोगे? लाइसोसोम। लाइसोसोम। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलो ओके, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो राइबोसोम होता है इसकी खोज यहाँ पर किसने की थी? तो मोस्टली बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, पेलाडे ने की थी। पेलाडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी और राइबोसोम नाम भी इन्होंने पेलाडे ने ही यहाँ पर रखा था। ठीक है, तो चलो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं, आगे आगे चलते हैं। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर हम सभी बात करेंगे, ठीक है, जिनका नाम है पेलाडे। पेलाडे, पेलाडे, ठीक है। अब यहाँ पे भी लिखा है पेलाडे, पेलाडे, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि जो भी हमारा खोज किया राइबोसोम का उसका नाम क्या है, आंसर करना पेलाडे, सीधे सीधे आंसर करना है बेटा, ठीक है, क्या? पेलाडे, बात खत्म, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर आपसे एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछे कि यह बताइए, ठीक है शांत हो जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह आपसे यहां पर पूछे कि प्लांट के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की थी, अगर आपसे यह प्रश्न यहां पर पूछे तब आप क्या करोगे? ठीक है शिल्पी, ओके, तब क्या करोगे आप? तो उस टाइम पे ना आप दो साइंटिस्ट का नाम यहां पर लेंगे। पहले का जो नाम रहेगा वो है रॉबिन्सन और दूसरे का नाम है ब्राउन। क्या नाम रहेगा? रॉबिन्सन और ब्राउन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, अगर पूछे राइबोसोम की खोज किसने की, आंसर पेलाडे। जंतुओं के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की, पेलाडे। पेलाडे ही पेलाडे, हर जगह पेलाडे, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशली उसने ना घुमा फिरा करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछना शुरू किया, क्या? अच्छा तुम्हें पता है पेलाडे, बहुत बढ़िया बात है, पर मैं तो यहाँ पर यह पूछूंगा कि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर राइबोसोम्स की खोज किसने की, अब बताओ। तो कहना हमने पढ़ा है, और वो है रॉबिन्सन एंड ब्राउन। कौन? रॉबिन्सन और ब्राउन। आई बात समझ? तो हमेशा जब कभी भी आपसे यह पूछेगा कि भाई ये बताओ खोज किसने की, खोज किसने की, हमेशा आपको आंसर करना है पेलाडे, 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 ऑलवेज पेलाडे, ठीक है। लेकिन अगर उसने घुमा फिरा के स्पेशली प्रश्न यहां पर पूछता है क्या, कि प्लांट्स के अंदर राइबोसोम की खोज किसने की, तभी तुम्हें अपना ज्ञान प्रदर्शित करना है, तभी तुम्हें ज्ञानी बाबा बनना है, जबरदस्ती नहीं बन जाना है, ठीक है। तब तुम्हें यहां पर बताना है रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ओके। नहीं तो नॉर्मली अगर आपसे पूछता है राइबोसोम की खोज किसने की, पेलाडे ने ही की थी। और राइबोसोम शब्द का नामकरण किसने किया था, तो भी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेलाडे, ठीक है। तो इन्होंने ही यहाँ पर राइबोसोम शब्द भी दिया था। लेकिन अगर स्पेशली पूछता है कि पादप के अंदर, पौधों के अंदर, तब फिर आप बताना रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ठीक है। तनुश्री फिर से बताओ बेटा क्या पूछ रहे हो, मैंने देखा नहीं आपका क्वेश्चन। हाँ प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं, अभी सब बताएंगे, अभी सब बताएंगे। यहाँ पे लगता है बच्चों को मेरे से ज्यादा आता है, लग रहा है ऐसा। बेटा पढ़ लो, ठीक है, ओके। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्रोकन बॉय, ओके, चलो अब बताओ आगे बढ़े, ठीक है, ओके बच्चों। अब आगे जब हम यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं, तो कुछ और भी चीजों को हम सभी यहाँ पर समझेंगे। नाम क्या है इसका, राइबोसोम,
तो चलो जो नाम है उसको भी तोड़ के पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। राइबोसोम, राइबो का मतलब होता है RNA या फिर प्रोटीन, ओके। और जोम्स का मतलब होता है कण, यानी पार्टिकल्स, ठीक। तो राइबोसोम्स की अगर आप बात करो तो राइबोसोम किससे मिलकर के बना है, तो आंसर करना RNA और उसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उनसे मिलकर के ही हमारा राइबोसोम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और जो राइबोसोम का काम होता है, जो इसका यहाँ पर फंक्शन होता है, वो क्या होता है, तो चलो ये भी देखते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो आंसर करना प्रोटीन बनाने का। क्या काम होगा, प्रोटीन बनाने का। और इसी वजह से हम सभी राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, प्रोटीन का कारखाना भी हम इसे यहाँ पर कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन फैक्ट्रीज, यानी प्रोटीन का कारखाना इसे यहां पर कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या होता है बच्चों, तो आंसर करना प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था जब मैंने क्लास, तो मैंने आपको बोला था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। पर अभी तक मैंने आपको अंतर कोई खास इसमें बताया नहीं है, क्योंकि जब तक आप सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स को नहीं समझोगे तब तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें साथ साथ में समझते रहना है, ठीक है। तो राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो जो राइबोसोम होता है वह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी तरह की कोशिका में मिलता है। तो आपके एग्जाम में कई बार यह पूछता है कि यह बताइए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस तरीके का राइबोसोम मिलेगा, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस तरीके का राइबोसोम मिलेगा। यह भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। तो आपको सीधे सीधे आंसर देना है कि अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक, तो इसके अंदर 70S तरीके का, और जो यूकैरियोटिक होता है इसके अंदर 80S तरीके का राइबोसोम मिलता है, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछता है कि ये बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस तरह का राइबोसोम मिलेगा, 70S, और यूकैरियोटिक के अंदर कैसा राइबोसोम मिलेगा, 80S तरीके का राइबोसोम यहां पर मिलता है, ठीक है। अब लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। आप सभी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा अच्छे से तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये जो कोशिका है, ये है हमारी कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर। तो मैंने आपको क्या बताया, यूकैरियोटिक सेल में 80S तरीके का राइबोसोम दिखाई देता है, ठीक है। और साथ में मैंने आपको यह बताया कि जो प्रोकैरियोटिक है, उसके अंदर 70S तरीके का राइबोसोम दिखता है। ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। जब हम राइबोसोम को देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जैसे एक छोटा सा ऊपर वाला भाग और एक बड़ा सा नीचे वाला भाग, ऐसे ही दिखाई देता है। तो दो उपखंड से मिलके ये बन रहा है, दो सब यूनिट से मिलकर के ये बन रहा है, ठीक है। तो कई बार आपसे कहता है कि जो यूकैरियोटिक है वह इस तरह से है, ठीक है, राइबोसोम।
तो ऊपर वाला जो भाग है वह कितना होगा, तो आंसर करना 40s, और नीचे वाला जो भाग होगा वो कितना होगा, 60s का बना हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह से प्रोकैरियोटिक में ऊपर वाला जो भाग होता है वह 30s और नीचे वाला जो भाग होता है वह 50s का बना हुआ होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे एकदम दहाड़े मार मार के बोलेंगे, मैम आपको तो कैलकुलेशन ही नहीं आती, ये 60 और 40 तो 100 होते हैं मैडम, है ना, इसीलिए कमेंट बंद कराया है। ठीक है, कुछ यहाँ पे कहेंगे अरे मैम ये क्या बात कर रही हो, यहाँ पे तो 80 होना चाहिए था, है ना, 30 और 50 80 होता है, इतना भी नहीं पता है मैडम तुमको। तो बेटा ये बायोलॉजी है, ठीक है, ये मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो तुम, क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी। तो ध्यान रखना कि होता क्या है कि 40 और 60 कैलकुलेशन करने पे 100 तो होता है, लेकिन जब हम इसका सेंट्रीफिकेशन करते हैं, जब हम राइबोसोम्स को यहाँ पे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कुछ इसके भाग क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो भाग होता है वो 40s का होता है, नीचे वाला होता है 80s का, और ये दोनों मिलकर के 80s का निर्माण करते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक में ऊपर वाला भाग जो होता है वो 30, नीचे वाला भाग होता है 50, और ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं 70s का। आई बात समझ, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है, आंसर 80s, सब यूनिट्स बताइए, 40s प्लस 60s। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक के अंदर किस तरह का राइबोसोम मिलता है, 70s, इसकी सब यूनिट्स बताइए, किस कौन कौन से भागों से मिलके ये बना है, तो आंसर करना 30s प्लस 50s इज इक्वल टू 70s। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे ये S S S S, हर जगह आप S क्यों लिख रहे हो, ये भी तो बात आएगी, कहाँ चला गया, ये रहा, हर जगह आप S क्यों लिख रहे हो, S का क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, S की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, मैंने लिखा भी था, ठीक है, S का क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, क्या मतलब होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। तो सभी प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक में बड़े यानी कि 80s तरीके का राइबोसोम यहाँ पर होता है। चलो कमेंट ऑन कर देंगे। अब बताओ भाई कैसा लगा, समझ आया कुछ या सब कुछ चला गया ऊपर से। नेहा कह रही है मस्त लगा, चलो ठीक है। मजा आ गया मैम, एक बार रिवाइज करवाती हूँ, है ना, ताकि और अच्छे से सिंपली सब समझ आ जाए। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो, घबराने वाली बात नहीं है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बोला, घबराओगे तो दिक्कत होगी। राइबोसोम जो होता है वह किसी भी कोशिका के अंदर आराम से इधर उधर फ्री दिखाई देगा, कभी कभी वो दूसरी कोशिकाओं के ऊपर चिपका हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। जंतु के अंदर किसने की थी, पैलाडे ने की थी। राइबोसोम शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, पैलाडे ने ही किया था। लेकिन अगर आपको कभी यह पूछा जाए कि भाई पादप कोशिका के अंदर, प्लांट्स के अंदर किसने राइबोसोम की खोज की, तब बताना रॉबिन्सन और ब्राउन ने यहाँ पर की। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। राइबोसोम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राइबोसोम को तोड़ के देखो, आरएनए और साथ में हमारा कण, तो बहुत सारे जो प्रोटीन के कण होते हैं, तो इसको आप लिख लो प्रोटीन के कण, है ना, पता लगा ये भी भूल गए। तो प्रोटीन के कण और आरएनए, इन्हीं से मिलकर के हमारा राइबोसोम यहाँ पर बनता है। काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, प्रोटीन का कारखाना, ये सब में होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल दोनों में होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s, यूकैरियोटिक में 80s तरीके का यह होता है। ठीक है, सब यूनिट अगर आप देखो तो 40 प्लस 60 80s बनाते हैं, और 30 और 50 हमारे 70s यहाँ पर बनाते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि S का क्या मतलब है, स्वेडबर्ग यूनिट, क्या हो जाएगा,
स्वेडबर्ग यूनिट। बस बात खत्म। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये बच्चा कह रहा है कुछ कुछ समझ आएगा, धीरे धीरे सब समझ आएगा, परेशान मत हो, ठीक है? धीरे धीरे सब समझ आएगा। देखो ये ना क्या है, थोड़ा सा टफ भी है, मैं मानती हूँ इस बात को, थोड़ा सा ये टफ भी है। थोड़ा सा आप ये है कि आप आ रहे हैं तो पहली पहली बार इस तरह की क्लास आप कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा, जो कि नॉर्मल बात है। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी परेशान होती, नॉर्मल बात है। लेकिन बेटा इसका ये मतलब है ना कि शांति से धीरे धीरे करके हमें समझना है, ठीक है? ऐसा हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, ठीक? बाकी मैं यहाँ पर यह भी देखती हूँ कि जो जो बच्चे हैं वो छटते चले जाएंगे। अभी जैसे तुम यहाँ पे वो हजारों की संख्या में बच्चे हो, तो मैं तुम्हें गारंटी लेके बता रही हूँ कि पेपर होते होते लगभग 25% बच्चे क्लास से बाहर अपने आप हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ने वाला बच्चा ही रुकता है मेरी क्लास में। और अगर तुमने एक बार यहाँ से बायोलॉजी पढ़ ली तो यकीन मानो कि ऑल इंडिया कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें कभी और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो ओके, तो अब कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।